नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्पेशल के इस प्रोग्राम में हम लोग बीपीएससी से संबंधित मेंस के हिसाब से जो मुद्दा हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर यह आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में भी उपयोगी होगा। आप जानते हैं, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच चुके थे और वहां हम लोगों ने चर्चा यह कर लिया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का किस तरह से आगमन हुआ और भारत में आगमन हुआ तो उसका प्रभाव बिहार पर क्या पड़ा और बिहार पर जो प्रभाव पड़ा वह सकारात्मक कितना था, नकारात्मक प्रभाव क्या रहा, किस तरह से कंपनियां वहां काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आई और फिर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो यूरोपीय कंपनियों का था वह फिर दिखने लगा, जिसमें हमने प्लासी के युद्ध के विषय में भी देखा था, बक्सर का युद्ध देखा था, इलाहाबाद की संधि पड़ी थी। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अब यहाँ के बाद हम जरा आगे बढ़ जाते हैं। यूरोपीय कंपनियां आ चुकी है, यहाँ पर मुगल सम्राट लगभग समाप्त हो चुका है और बंगाल, बिहार पर एक तरह से कह सकते हैं, अवध पर कह सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण होता चला गया। यहाँ के बाद जब आगे बढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, फिर आपको दिखेगा कि जनजातीय विद्रोह होता है भारत में और बिहार में भी जनजातीय विद्रोह होता है। और बिहार, जब मैं जनजातीय विद्रोह के हिसाब से कह रहा हूं तो ध्यान देना है कि उस वक्त के बिहार में आज का झारखंड भी हुआ करता था और झारखंड के होने की वजह से कुछ बातें आपको समझना चाहिए। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो आदिवासी बहुल राज्य है, यानी कि जनजातीय समुदाय, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको कहते हैं, एसटी वर्णवासी जिन्हें कहा गया है, उनकी तादाद अधिक है। तो यह हिस्सा जो है सबसे पहले समझ लेते हैं। यह हिस्सा आपको दिख रहा है भारत के उत्तर पूर्व का हिस्सा। यह बिहार और झारखंड उस समय का था, यानी कि 2000 ईस्वी से पहले का। 2000 ईस्वी में क्या होता है, राज्य का बंटवारा हो जाता है। विभाजन के पश्चात जो है दक्षिण बिहार का हिस्सा आगे बढ़ करके यह झारखंड का हिस्सा बन जाता है। मामला समझ में आ रहा है? तो यह वाला हिस्सा जो है, इसमें अब एसटी समुदाय ज्यादा आ गए। शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ आ गए? झारखंड वाले हिस्से में। लेकिन क्या बिहार में शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है? हैं, क्योंकि यह जो हिस्सा है वह संक्रमणकालीन हिस्सा है ना, ट्रांजिशन फेज का है। ये जो पहाड़ी वाला हिस्सा, गया वगैरह का हिस्सा आपको दिखेगा और नवादा वाला हिस्सा, यहां पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब है। बाकी जगह भी बिहार में छिटपुट है, लेकिन यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये मामला समझ गए ना, लोकेशन समझ में आ गया। आजादी पूर्व की बात रही और इस तरह से कैसे वहां पर विद्रोह हो रहा है जनजातियों लोगों के द्वारा, ये चीजें हैं। अब कुछ बातों पर सबसे पहले विचार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक जनजातीय विद्रोह को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अब आदिवासी की चर्चा हमने किया, तो आदिवासी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? वैसे लोग जो आज भी समाज से कहीं न कहीं कटे हुए हैं, है ना, जो उनका जीवन शैली है वो 3 चीजों पर ज्यादा निर्भर है। वो क्या है 3 चीज? एक है जल, दूसरा है जंगल और तीसरा है जमीन। इन 3 बातों को लेकर के ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वनों में निवास करते हैं। जो सामाजिक ढांचा आज का भी विकसित सामाजिक ढांचा है, लगभग उससे आपको कटे हुए नजर आएंगे। जंगलों में चूंकि निवास करेंगे तो ऐसा होगा ही। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत में पांव पसारना शुरू किया, मैंने क्या कहा कि पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन समय के साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति जगी, उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। अपनी औपनिवेशिक नीति के तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रम शुरू कर दिए और विभिन्न तरह के कार्यक्रम में क्या हुआ, हस्तक्षेप करने लगे। भारतीय समाज में सामाजिक दृष्टिकोण से भी हस्तक्षेप किया, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी, शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी हस्तक्षेप किया, आर्थिक हस्तक्षेप सबसे ज्यादा हुआ और भौगोलिक जो एक विशिष्टता रहा है भारत का, उसमें भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश किया। अब इन सब चीजों के वजह से होगा क्या? इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि विभिन्न जगहों पर झड़प होने लगा ब्रिटिश अधिकारियों के साथ, या वे जो सिपाही होते थे जो ब्रिटिश कंपनी के लिए काम करते थे, उनके साथ संघर्ष होने लगा। विभिन्न जगह को लेकर के औपनिवेशिक सत्ता का विरोध किया जाने लगा। और चूंकि अगर देखेंगे तो अलग अलग समुदाय में अलग अलग तरह की व्यवस्था था, अलग तरह की समस्या था, तो आपको विद्रोह का स्वरूप भी अलग अलग ही दिखेगा। आंदोलन पूरी तरह से भिन्न देखने वाला है। कई जगह बहुत शांतिपूर्ण स्थिति का और हिंसक आंदोलन देखने को मिलेगा, तो कई जगह पूरी तरह से हिंसक आंदोलन देखने को मिलेगा। यदि हम जनजातीय आंदोलन की बात करें तो जनजातीय आंदोलन अधिकांशतः जगह, मैं एक पॉइंट बोल देता हूं, अगर एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा,
अधिकांशतः जनजातीय आंदोलन पूरे भारत में, मैं बिहार की बात भी नहीं कह रहा हूं, हिंसक प्रवृत्ति में देखने को मिलेगा। और जो मूल आंदोलन हुए उससे थोड़ा भिन्न भी देखने को मिलेगा। एक और बात, एकांकी देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि इसका स्वरूप बिल्कुल अलग तरह का होगा, अलग स्थानीय मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीजों पर हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि क्या कैसे रहा है। देखिए, सबसे पहले कारण देखते हैं, और कारण की जब हम चर्चा करेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भील के विषय में देख लीजिए या फिर संथाल के विषय में देखिए, हम ओवरऑल बात करते हैं। जनजातीय विद्रोह जितने भी रहे हैं, प्रमुख जनजातीय विद्रोह, उन सबके प्रमुख कारणों पर जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सामाजिक हस्तक्षेप हुआ। जिस तौर तरीके से सामाजिक व्यवस्था से आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय रह रहे थे, अंग्रेजों ने कानून बना करके उनके रहन सहन में, उनके सामाजिक ढांचे पर जो है प्रहार करने का काम किया, और इससे संघर्ष की शुरुआत हो गई। इसके अलावा एक और काम किया गया। एक तो किसान जो काम करते थे, और खास करके जनजातीय समुदाय जो काम कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, वह बहुत संगठित कृषि तो नहीं था, ना ही मशीनरी का उपयोग किया गया था, मशीन से वगैरह खेती नहीं होता था। परंपरागत खेती, जीवन निर्वाह के लिए खेती, आज भी बिहार में हो रहा है जीवन निर्वाह की खेती, उस वक्त और था। उसमें भी टैक्स अधिक लेना, करारोपण अधिक कर देना, भू राजस्व की वसूली करने के लिए जमींदारों को उकसाना, ये सब काम किया जाने लगा। इसके लिए बिचौलिया आ गए। बिचौलिया जो कि एक तरफ कह सकते हैं ब्रिटिश शासन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, चूंकि उनका हित जुड़ा हुआ था, और जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, किसान थे, उससे अधिक कर लेता था। तो ये बिचौलिया क्या करने लगा, अधिक शोषण करने लगा जनजातीय समुदाय का। इसके अलावा मैंने कहा सामाजिक सांस्कृतिक चीजें, उसमें धर्म भी आता है, धर्म संस्कृति से बाहर नहीं कर सकते आप, है ना। तो क्या होने लगा कि आदिवासी समुदाय के अपने जो भी धार्मिक सिद्धांत रहे हैं, जो भी उनको फॉलो करने वाली चीजें रहा है, ब्रिटिश को लगा कि यह बहुत ही पुराना मॉडल है, उसमें बदलाव किया जाने लगा। और बदलाव में सबसे अहम क्या होता है, ईसाई मिशनरियों का प्रयोग किया जाना। लोभ लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, डरा धमका करके जो जनजातीय लोग थे उनका कन्वर्जन कराया जाने लगा। मामला समझ में आ रहा है। उन्हें कहा जाने लगा कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लो। और तीन चीज मैंने बताया था, जल, जंगल, जमीन। तो जंगल शब्द जो है, वर्ण जो है, इसको लेकर के बहुत इमोशनल होते हैं। तो कई तरह के वर्ण कानून लाए गए और उसमें परिवर्तन कर दिया गया, जो पुराने वर्ण कानून थे, और उसको थोपा गया जनजातीय समूह पर। जंगल से जाकर के लकड़ी नहीं काट सकते, पशु नहीं चरा सकते, है ना। तो अब भैया जनजातीय समुदाय का तो निवास ही जंगल में है, अब वो जाकर के लकड़ी नहीं काट के लाएगा, पशु को जंगल में जाकर के नहीं चराएगा, तो अपना जीवन यापन करेगा कैसे। तो यह प्रश्न जो है उनके अस्तित्व पर आ गया। तो संघर्ष तो होना ही था। और फिर एक नए तरह का प्रशासनिक ढांचा ला करके दे देना। अब उस प्रशासनिक ढांचे का प्रैक्टिस कभी किए ही नहीं, वह अपने कबीलाई समुदाय में रहे। तो कबीलाई समुदाय में रहने की वजह से उनका अप्रोच अलग अलग तरह का रहा। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से कह सकते हैं जुड़ गया। इतने सारे मुद्दे एक साथ जुड़े, और कोई एक मान लीजिए कहीं पर झड़प हुआ, वो तात्कालिक मुद्दा बन गया, और उसके वजह से विद्रोह शुरू हो गया। तो बिहार में जो भी प्रमुख जनजातीय विद्रोह रहे हैं, एक एक करके हम उसकी स्टडी करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा, जैसा कि हम लोग कहते भी है ना, कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन 1857 में हुआ। तो उसी कालखंड में मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि उससे थोड़े से पहले से ही जनजातीय समुदाय के द्वारा विद्रोह किया जाने लगा था। यह कालखंड है 1855-56 ईस्वी में ले चलूंगा, और उस वक्त हम हुल विद्रोह के विषय में सबसे पहले चर्चा करेंगे। हुल विद्रोह, जिसे आप संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, हो सकता है हुल विद्रोह ना जानते हो, संथाल विद्रोह, तो ये एक ही है। इसलिए दोनों बातों को नोट कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब सबसे पहले इन चीजों की चर्चा करते हैं कि संथाल विद्रोह की क्या है। वर्ष 1855 में भागलपुर और राजमहल के आसपास संथाल बहुल क्षेत्र में यह विद्रोह होता है, जिसे दामिन एक कोह कहा जाता है। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ यह किया, ठीक है। इस विद्रोह की शुरुआत की अगर बात करेंगे, जो आज का झारखंड है, उस वक्त का बिहार, उसमें आज के झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है साहिबगंज।
तो साहिबगंज के भोगनाडीह नामक स्थान से इसकी शुरुआत होता है। बड़ी दिलचस्प बात है संथाल विद्रोह के विषय में। देखिए, यह एक ऐसा विद्रोह रहा जो संगठित जनजातीय विद्रोह रहा। तो कभी इसकी चर्चा आए तो संथाल विद्रोह के विषय में बताइए। 4 भाई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आदिवासी नेता होते हैं, जनजातीय नेता होते हैं। सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 नाम हैं। सिद्धो कान्हू के बारे में आप ज्यादा पढ़ते होंगे, तो यहां पर चांद और भैरव को भी जोड़ के लीजिए। ये 4 ऐसे लीडर हैं जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह की शुरुआत जो है 30 जून 1855 को हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 30 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? हूल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रख लीजिए। अब देखिए, यूं तो मोटे तौर पे मैंने आपको सारा चीज बता दिया कि कोई भी जनजातीय आंदोलन हुआ उसका क्या कारण था। अब हम जरा संथाल विद्रोह के कारण पर एक नजर डालते हैं। मैंने मोटे तौर पे कहा था कि आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, धार्मिक कारण और सामाजिक कारण भी है। आर्थिक कारण में अगर देखेंगे तो भू राजस्व की नीति को लेकर के चलना पड़ेगा हमें। भू राजस्व की नीति में बदलाव किया गया, बेगारी प्रथा उसमें आएगा, महाजनी प्रथा उसमें आएगा, वन संबंधी अधिकार उसमें आएंगे। तो राजस्व नीति की चर्चा करेंगे तो सन 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कृषि पढ़ते हुए, तो मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा, यहां बस हिंट देकर के निकलता हूं। सन 1793 की बात है। अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, जमींदारों ने लगान वसूली के लिए काफी कठोर या कह सकते हैं बलपूर्वक रवैया अपना लिया। आदिवासी कृषकों द्वारा समय पर ना लगान चुकाए जाने के कारण उन्हें भूमि से बेदखल किया जाने लगा। तो संघर्ष तो होना ही था। अब ये जमींदार जो है, इन पर ब्रिटिश शासन का दबाव था, स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया, तो कर इनको पहुंचाना ही पहुंचाना था, नहीं तो इस जमींदार को हटा के दूसरे को ले आ जाता। तो भाई इसको अपनी जमींदारी बचानी थी, तो जो भी किसान था सब पर ये दबाव डालता था, तो संघर्ष हुआ। ठीक है, वन संबंधी अधिकार की चर्चा हमने इसमें किया, यह भी आर्थिक मुद्दा से जुड़ेगा। इसमें आदिवासी जनजीवन के लिए, जीवन यापन के लिए वन और वन से जुड़े जो उत्पाद होते हैं उस पर आश्रित हुआ करते थे। अब कंपनी शासन जब हुआ तो वनों तक आदिवासियों की पहुंच ही प्रतिबंधित कर दिया कि आप वहां तक जा ही नहीं सकते। नए नए कानून लगा करके ये सब किया गया। इस वजह से ही जनजातीय समुदाय में अंग्रेजों के प्रति फिर नाराजगी बढ़ जाता है। अब एक और प्रथा मैंने कहा था, महाजनी प्रथा। ध्यान से समझिए, महाजनी प्रथा क्या है? जमींदारों द्वारा आदिवासियों पर समय पर लगान जो नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए मजबूर किया जा रहा है। उपज कम होने या नकदी के अभाव में अब क्या करेंगे ये आदिवासी? महाजनों के शरण में जाएंगे, है ना, कि हमें कुछ पैसा दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, बीज कहां से लाएं, है ना, उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें, क्योंकि खेती होगा तभी लगान भी दे पाएंगे। ध्यान दीजिए, नहीं तो भूमि से बेदखल किया जाएगा, इसलिए खेती करना ही है, उत्पादन बेहतर करेंगे ही, क्योंकि ज्यादा टैक्स देना है। मामला समझ में आ रहा है? सब जोड़ पा रहे हैं? तो क्या करेंगे किसान? भागेंगे महाजन के प्रति, उसके दरवाजे जाएंगे कि माए बाप पैसा दीजिए, बैंकिंग सिस्टम तो है नहीं, तो पैसा उससे लेंगे। अब महाजन जो पैसा दे रहा है वो कैसे देगा? ब्याज दर लेगा उस पर, और ब्याज कैसा लेगा? ऊंचा ब्याज दर लेगा। तो ब्याज के ये जो पूरा चक्र है कर्ज का, इसमें फंस गए। सूदखोरी के चक्कर में आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय फंसा और इससे भी विरोध शुरू हुआ। और आगे चल करके बेगारी प्रथा की चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए, कंपनी शासन जब हुआ तो कंपनी को विस्तार चाहिए था। विस्तार करने के लिए विकासात्मक कार्य की आवश्यकता तो है, आधारभूत ढांचा तो तैयार करना था। अब इसके लिए अंग्रेज के द्वारा क्या होता था? मजदूरी नहीं दिया जाता था, बेगारी प्रथा को बढ़ावा दे दिया गया, यानी कि जबरदस्ती काम करवा लिया, उचित या तो मजदूरी नहीं दिया या फिर मजदूरी दिया ही नहीं। तो इस तरह से क्या होने लगा? आदिवासी समाज के सबसे वंचित समुदाय, सबसे पिछड़े समुदाय, अब इस वजह से क्या हुआ? इनका ही सबसे अधिक शोषण हुआ। और शोषण कैसा होगा? केवल आर्थिक होगा या केवल शारीरिक होगा? शोषण दोनों ही तरह का हुआ। आर्थिक शारीरिक शोषण दोनों होने शुरू हो गए। और इस वजह से क्या हो गया कि ये विद्रोह करने के लिए आमद हो गए, मजबूर हो गए। एक यहां पर देखेंगे सामाजिक कारण में दिखेगा दिकुओं का प्रवेश। ध्यान से समझिए,
आदिवासी समुदाय बाहर के लोगों को कभी पसंद नहीं किए। दीकू मतलब वो बाहरी लोग को कहते हैं, अपना झुंड कबीला है, हम साथ में रहेंगे। तो जो पृथक मान्यता है आदिवासी से अलग, उसको दूर रखना वो पसंद किए। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में जब अंग्रेज का उपनिवेश बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि उसका प्रचार प्रसार करने के लिए गैर आदिवासी समूह को भी उसमें प्रवेश कर देता है। अब यही गैर आदिवासी समूह से नाराजगी आदिवासी समूह की होती है, जिसे वो दीकू कहते हैं। एक यहां पर टर्म आप देखेंगे, माझी व्यवस्था में हस्तक्षेप। अब ये माझी क्या है? देखिए, माझी वह होता है, खास करके संथाल की बात करें, संथाल जनजाति जो है उसमें माझी ये इसका एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, बहुत बड़ा पद है, ये एक तरह से प्रतिष्ठा है समाज में इसका। तो आदिवासी समाज में पंचायत में माझी ही निर्णय लिया करता है, माझी का काफी महत्व होता है। अब अंग्रेज जब यहां प्रवेश करते हैं तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है। सरना व्यवस्था पर भी बात किया गया। संथाल में देखेंगे तो सरना जो है एक तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर भी रोक टोक ब्रिटिश कंपनियों ने किया। वर्ष 1813 की बात मैं करता हूं। चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या होता है, मिशनरियों के भारत में प्रवेश होने के पश्चात इन्हें अपना धर्म त्याग कर ईसाई बनने के लिए मजबूर किया गया, जिससे आदिवासी बेहद आहत हुए और नाराज हुए। एक बात यहां पर देखेंगे, लिखा हुआ है, सरना बता ही दिया ईसाई मिशनरी का, परहा पंचायत में हस्तक्षेप, ये सारे चीज बता चुका हूं। अब यह परहा पंचायत व्यवस्था में हस्तक्षेप क्या होता है? देखिए, परहा पंचायत जो है संथालों की एक प्रशासनिक इकाई होगा। पंचायती व्यवस्था कहा ना, तो प्रशासनिक एक इकाई हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर जब कंपनी प्रवेश करती है तो कंपनी जब प्रवेश करी तो जो संथालों की यह परंपरागत प्रशासनिक इकाई हुआ करता था, एक परंपरा हुआ करता था, उस प्रणाली को इसने बाधित किया और इसने कहा कि भाई हम सुधार लाएंगे। सुधार कैसे लाएंगे? तो हमारे पास अपना एक औपनिवेशिक शासन प्रणाली है, आप इसको अपना लो और परहा पंचायत व्यवस्था को खत्म कर दो। जनजातीय समुदाय इससे नाराज हुए। एक तो भाई माझी प्रथा पर आपने चोट किया, फिर आप परहा पंचायत व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसके प्रति इन पे नाराजगी बढ़ता गया और अंत में क्या होता है, विद्रोह होना तय हो जाता है। अब यहां पर एक चीज समझिए कि यहां पर संथाल विद्रोह के फिर परिणाम क्या आएंगे, यह भी यहां पर हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि फिलहाल जो है कारण तो हम समझ लिए, लेकिन परिणाम नहीं समझेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये देखिए, उपचारात्मक उपाय, जब भी कोई परिणाम आएगा ना तो वह सकारात्मक भी कुछ होगा, कुछ नकारात्मक भी। जब भी कोई परिणाम आएगा तो कुछ सकारात्मक होगा, कुछ नकारात्मक होगा। तो उपचारात्मक उपाय में देखेंगे तो जैसे संथाल परगना था, तो संथाल परगना को क्या किया, जिसमें संथाल की आबादी ज्यादा था, उसको एक पृथक जिला ही बना दिया गया। फिर कई तरह के अधिनियम, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर अधिनियम विनियमन लाया गया, इसके तहत ही ये सारा जो है संथाल परगना को अलग कर दिया गया। काश्तकारी अधिनियम की बात की गई इसमें। उसके बाद माझी व्यवस्था को पुनर्बहाली किया गया, चूंकि विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश को यह लग गया कि यहां मामला बनने वाला नहीं है, माझी के साथ खिलवाड़ करके हमने सामाजिक व्यवस्था को छोड़ दिया है। तो माझी व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो जाती है, यानी कि समाज में एक तरह से सरपंच जैसा वह काम जो करता है उसके निर्णय का महत्व दिया जाता है, उसको कहा कि ठीक है लागू करने की बात। इसके अलावा क्या होता है, ग्राम प्रधान की बात की गई। मैंने पंचायत वाला व्यवस्था आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या करता है कि ग्राम प्रधान को मान्यता देता है। ये अधिनियमित विनियमन आया, इसके तहत ये सारे काम यहां पर किए गए। तो कुछ परिणाम बहुत अच्छे भी रहे और कुछ परिणाम जो है बहुत बुरे भी रहे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, संथाल के बाद मुंडा पढ़ते हैं। मुंडा उलगुलान विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक 5 स्टार लगाइए। ध्यान रखिएगा, मुंडा तो आप पढ़ते ही हैं, ये नाम भूल जाते हैं उलगुलान, और इस पर एक बार प्रश्न बन चुका है, ठीक है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, मुंडा ना पूछ करके उलगुलान पूछ लिया था, इसलिए इसको ध्यान रहना है। अब इसकी शुरुआत की बात, आज का जो झारखंड में पहले इसलिए मैं आप बताया हूं, आज के झारखंड में जनजातीय समुदाय का अधिकांशतः हिस्सा चला गया। तो आज का जो झारखंड देखेंगे उसका सिंहभूम जगह आप देखेंगे, वहीं पर एक गांव है जिसका नाम है संकरा। संकरा गांव से इसकी शुरुआत होती है। विद्रोही सामंती व्यवस्था को लेकर के, जमींदारी प्रथा को लेकर के, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, वो सारी चीजें मैंने बताया, जमींदार किस तरह शोषण कर रहे, वही चीज आएगा यहाँ पर। अब इसमें देखेंगे, बिरसा ने मुंडा आदिवासियों को जल जंगल की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया। 3 चीज, जल जंगल जमीन। बिरसा कौन है? ये बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा।
जिन्होंने अपने आप को भगवान कहा, धरती बाबा के नाम से जाने गए। इसके लिए उन्होंने उल गुलान नाम से एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब यहां पर इसके प्रमुख क्या कारण रहे, किसके कारण, यहां मुंडा उल गुलान विद्रोह के कारण बता रहा हूं। भूमि के हस्तांतरण को लेकर के बातें की गई। अब भूमि के हस्तांतरण के तहत देखेंगे तो मुंडा आदिवासियों में सामूहिक भूमि व्यवस्था जो है, खुटकत्ती व्यवस्था प्रचलित थी। खुटकत्ती है ना, खुटकत्ती मतलब बहुत सारे समाज के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, सबका खूट एक है ना। तो ये खुटकत्ती व्यवस्था प्रचलित थी। अंग्रेजों की लगान दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं था। अंग्रेजों ने खुटकत्ती व्यवस्था को खत्म कर मुंडाओं की जमीन को क्या किया, गैर आदिवासियों को देना शुरू कर दिया। इनको लगा कि ये जो है ज्यादा उपजा नहीं पाएगा, खुटकट्टी होगा तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े होंगे, लगान ज्यादा आएगा नहीं। तो गैर आदिवासी, जो लोग आदिवासी नहीं उसकी एंट्री कराई। कौन लेगा वो जमीन बताइए, सामंती लोग लेंगे ना, जो समाज में धनाढ्य है, धन जिनके पास ज्यादा है, जमींदार ही जमीन लेंगे। तो ये होने लगा। उसके बाद हुआ बेठ बेगारी व्यवस्था। और बेठ बेगारी व्यवस्था जो है एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि यह बंधुआ मजदूरी की ही प्रथा रही है ना, काम करा लेना, पैसा नहीं देना। साहूकारों द्वारा शोषण, यानी कि व्यापारियों द्वारा वही चीजें यहां भी रिपीट हो रहा है। जो आदिवासी हैं साहूकारों से उच्च दर पर ब्याज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, ऋण के जाल में फंस जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा साहूकार, इनके जमीन पर अधिकार कर लेगा। और ये अधिकार करने में फिर सरकार जो है साहूकार पर दबाव नहीं डाल रही है, बल्कि साहूकार की मदद कर रही है इस प्रक्रिया में। सांस्कृतिक सामाजिक हस्तक्षेप शुरू हो गया। जो मिशनरी हैं उनकी एंट्री हो रही है, वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, डीकुओं के प्रवेश होने लगी, बाहरी लोग आने लगे। इस सब के लिए प्रतिरोध होने लगा और विरसा आंदोलन के फिर कुछ परिणाम होंगे। देखिए, अनुमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वर्ष 1905 में खूंटी और गुमला को प्रशासनिक सुविधा के लिए अनुमंडल फिर बना दिया गया। वर्ष 1908 में छोटा नागपुर क्षेत्र की विभिन्न जनजातियों की भूमि संबंधी अधिकारों के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधिनियम के माध्यम से आदिवासियों की पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करने की फिर यहां पर कोशिश की गई कि वही सारी व्यवस्था जो मैं कह रहा हूं, मांझी वाला सब लेकर आइए, सारी व्यवस्था, जल जंगल पर कुछ कुछ अधिकार दिया गया। आर्थिक शोषण से बचने के लिए जो बैठ बेगारी जैसी बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था थी, उस प्रथा को खत्म तो नहीं किया लेकिन प्रतिबंधित कर दिया। बहुत हद तक कह सकते हैं कि उसको खत्म कर दिया गया। अब मुंडा विद्रोह पढ़ें और आप, या उलगुलान विद्रोह पढ़ें और आप बिरसा मुंडा का नाम पढ़े तो मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करना हो जाए, ना करना हो जाएगा। तो यहां पर बिरसा मुंडा के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, मुंडा विद्रोह या उलगुलान के जो प्रवर्तक ये कहेंगे, इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को रांची जिला, जो वर्तमान में खूंटी जिला के अंतर्गत उलुहाटू नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम करमी मुंडा और पिता सुगना मुंडा थे। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, पूछा जाता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से पुकारा जाता है। कहीं कहीं धरती आबा भी देखेंगे, बहुत लोग स्थानीय लोग जाएंगे तो वो धरती बाबा भी कहते हैं। तो ये चीजें हैं। बिरसा मुंडा ने बिरसायत नाम से एक नया धर्म स्थापित किया और 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोई पाई जंगल से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची स्थित जेल में फिर हो गई। जेल में ही इनकी मृत्यु होती है। कहा गया कि किसी बीमारी से हुआ है। 10 नवंबर 2021 को आज़ादी की लड़ाई में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के लिए बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इतने चीजें यहां से पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अन्य कुछ प्रमुख, संथाल और मुंडा के बाद कुछ और जो छोटी छोटी रही है जनजातीय आंदोलन, उसको देखते हैं। ढाल विद्रोह 1767 में होता है। 1767 में अंग्रेजों के सिंह भूमि में प्रवेश ये करता है। उसके बाद ढाल भूमि में औपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में फिर व्यापक विद्रोह होता है। बिहार झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह इसे कहा गया। पहाड़िया विद्रोह देखेंगे 1772 से 80 ईस्वी तक। यह विद्रोह 1770 के दशक में राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जो जनजातियों द्वारा ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का विद्रोह किया गया था, विरोध किया गया था, उसके लिए हुआ। आदिवासियों द्वारा छापामार संघर्ष की कड़ी चुनौतियों से परेशान होकर अंग्रेजी सरकार ने 1778 ईस्वी में समझौता करके इस क्षेत्र को दामिन एको क्षेत्र अर्थात पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। क्योंकि लगातार यह जो है एक तरह से छद्म युद्ध लड़ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे ब्रिटिश अधिकारी, और इस चक्कर में ये सारा चीज हुआ है। अब तमार विद्रोह की चर्चा करेंगे 1789 से 94 तक। वर्ष 1971 में छोटा नागपुर ने
अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिससे यहाँ के राजाओं एवं जमींदारों की कंपनी का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों का शोषण शुरू हो गया, जमीनें हड़पी जाने लगी। तंग आकर के लोगों ने, उराव जनजाति के लोगों ने 1789 ईस्वी में देखेंगे विद्रोह कर दिया। चेरो विद्रोह की चर्चा पूछा जा चुका है। 1800 से 1802 ईस्वी तक छोटे कालखंड के लिए हुआ। जयनाथ सिंह का नाम आपने सुना होगा। इनके स्थान पर गोपाल राय को राजा बनाने के एक पक्षपात नीति जो है उसका चेरो किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया। जब गोपाल राय के खिलाफ बहुत सारे विरोध हुए तो गोपाल राय स्वयं विद्रोहियों से जा मिला। इसके बाद चूड़ामन को वहां का राजा बनाया जाता है। चूड़ामन पूर्ण रूप से अंग्रेज भक्त हो गया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि वहां जो लोग रहते हैं, स्थानीय लोग, उस गांव के लोग, उसमें असंतोष बढ़ गया और चेरो सरदार भूषण सिंह ने इसके लिए खुला विद्रोह कर दिया। अंततः भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्ष 1802 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी गई। अब जरा हम हो विद्रोह की चर्चा करते हैं। छोटे छोटे से ये हैं, इसको देखते चलिए। 1821 से 1822 ईस्वी यह विद्रोह छोटा नागपुर के हो जनजातियों द्वारा सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरोध में किया गया। जगन्नाथ सिंह के प्रति हो लोग तटस्थ थे, लेकिन जब जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए तो हो मित्रों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, तो इन लोगों ने फिर उनका विद्रोह किया। अब जरा कोल विद्रोह के विषय में समझिए। 1831 से 1832 ईस्वी यह भी छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। 1831 ईस्वी में नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, बस पूछा जाएगा कि किन के द्वारा हुआ। कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम की चर्चा करेंगे आज का। रांची का क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू और मानभूम वाला जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है मानभूम का, उसमें हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण कोल मुखियाओं यानी कि मुंडा से बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण बाहरी लोगों को किया गया, दीकुओं को किया गया, इसलिए यह हुआ। अब जरा भूमिज विद्रोह देखते हैं 1832 से 1833 ईस्वी। इसका नेतृत्व आपसे पूछा जाएगा। गंगा नारायण ने किया। यह विद्रोह अंग्रेजों की शोषणकारी लगान व्यवस्था के खिलाफ किया गया था और इसका प्रभाव आपको वीरभूम और सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट अभी झारखंड का पड़ता है वहां देखने को मिलेगा। सरदारी आंदोलन देखिए 1859 से 81 तक ये चला और लंबे कालखंड में चलता रहा छिटपुट तरीके से। मुंडा जनजाति द्वारा हुआ। वर्ष 1850 ईस्वी के बाद आदिवासियों द्वारा ईसाई धर्म अपना लेने के बाद भूमि संबंधी समस्या यहां पर गंभीर हो गई। इसके लिए जनजातीय सुधार आंदोलन चलाए गए। इस विद्रोह का उल्लेख एक्सी राय ने अपनी पुस्तक द मुंडाज में किया है। इसका उद्देश्य क्या? जमींदारों को बाहर निकालना और बेगारी समाप्त पूरी तरह से कर देना और भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विद्रोह भी करना यहां पर एक उद्देश्य रखा गया। सफाहोर आंदोलन की जरा चर्चा करते हैं। जब सफाहोर आंदोलन की चर्चा करेंगे तो आपको 1870 में चलना पड़ेगा। लाल हेम्ब्रेन के द्वारा इस आंदोलन को सन 1870 में चलाया गया था। इसे वेधी नामक कर के विरोध में चलाया गया। जमींदारों द्वारा किसानों से मांगे गए बेकार या अवैध उपकर को वेधी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। खरवाल आंदोलन 1874 में फिर होता है और यहां पर देखेंगे तो नेतृत्वकर्ता आपको भागीरथ माझी नजर आएंगे। आंदोलन का क्षेत्र संथाल परगना। यह आंदोलन प्राचीन मूल्यों और पारंपरिक जनजातीय मान्यताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए चलाया गया था। इसमें सामाजिक कर्मों की शुद्धि के साथ भूमि संबंधी सुधार पर भी ध्यान दिया गया। मिला जुला करके देखेंगे ज्यादा चीजें आपको मैच करता नजर आएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ताना भगत और कुरुख धर्म आंदोलन जो 1914 में हुआ। ताना का अर्थ होता है खींचना, अर्थात जो धर्म, हे धर्मेश यानी कि उराव का देवता इसे कहा गया, हमें तुम अपनी ओर खींचो और बुराई से अलग करो। आंदोलन 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिला वर्तमान झारखंड के अंतर्गत विष्णुपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव से शुरू हुआ था, जो कि आज की वर्तमान स्थिति देखेंगे। नेतृत्व उराव जनजाति के द्वारा किया गया। उराव झारखंड का प्रमुख जनजाति समूह आज के दिन में है। इस विद्रोह का नेतृत्व आदिवासी समूह में भगत कहे जाने वाले धर्माचार फकीर आदि किया, जिसका एक नाम ध्यान रखिएगा, जतरा भगत नाम आप सुने होंगे ना। तो जतरा भगत के विषय में थोड़ा पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत उराव जनजाति में प्रचलित कुरीति हो गई, जैसे भूत प्रेत की मानता हो गया, पशु बलि हो गया, मदिरापान, इस सब का विरोध किया गया। शाकाहार, तपस्या और संयम को बढ़ावा देने की बात की गई। इसका सबसे ज्यादा विशेषता की बात करेंगे ना तो ये गांधीवादी समर्थकों ने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से आदिवासियों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ लिया, क्योंकि गांधीवादी चरण यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बिहार के अन्य विद्रोह की जब चर्चा करेंगे तो नोनिया विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण है। वर्ष 1700 से 1800 के दौरान बिहार के नोनिया जाति के लोगों के द्वारा शोरा उद्योग के शोषण के शिकार से परेशान होकर के विद्रोह किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब
भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है तो उसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बिहार में किस तरह से यूरोपीय कंपनियां आती हैं, चाहे वह डच हो, पुर्तगालीज हो या ब्रिटिश कंपनी हो, और उनके व्यापार का एक प्रमुख चीज क्या होता है, सोरा उद्योग। तो यही सोरा उद्योग की बात की जा रही है। इस यहां पर शोषण होने लगा और ये नोनिया जाति के लोग इस विद्रोह से परेशान हुए। यह विद्रोह सोरा उत्पादक क्षेत्र की अगर चर्चा करेंगे, जो कि आप देखेंगे तो हाजीपुर वाले हिस्से में है, आप देखेंगे तो तिरहुत वाला हिस्सा जो मुजफ्फरपुर का एरिया सब पड़ता है, सारण वाला हिस्सा पड़ जाता है, और पूर्णिया जो सीमांचल वाला हिस्सा मिथिलांचल में पड़ता है, तो यहाँ सब ये इसका उत्पादन मुख्य रूप से केंद्र रहा है। इन लोगों को सोरा उत्पादन का बहुत कम कीमत फिर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, या फिर बिचौलिए भी उसमें शामिल थे। ये लोग अंग्रेज व्यापारियों के बदले किसी अन्य व्यापारियों को सोरा बेचने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ फिर इनका संघर्ष होने लगा। क्योंकि अंग्रेजी व्यापारी को बेचते थे तो वह कम पैसा देता था, शोषण करता था, दूसरा अधिक देने के लिए तैयार था, तो ब्रिटिश जो है उससे इनका झड़प हुआ। फिर एक आता है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह बहुत जरूरी है, यह इंपॉर्टेंट है, 1856 ईस्वी में रहा है, पूछा जा चुका है यह प्रश्न, इसीलिए इसका महत्व ज्यादा हो जाता है। वर्ष 1857 की क्रांति से पूर्व ही 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने एक विद्रोह किया जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया। देखिए होता क्या था कि उस समय जेल में कैदियों को पीतल का एक लोटा दिया जाता था, लेकिन एक निर्णय के बाद पीतल के स्थान पर मिट्टी के बर्तन देना प्रारंभ कर दिया गया, जिसका विरोध इन कैदियों ने किया। इस निर्णय को बाद में वापस भी लेना पड़ा और पुनः कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाना लगा। तो बस ये छोटा सा कहानी है, लेकिन इस कहानी को ध्यान रखिएगा, ये दिलचस्प है, ये पूछा गया है। वहाबी विद्रोह अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वहाबी विद्रोह को आप छोड़ ही नहीं सकते, मुस्लिम समाज में हुआ है तो जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है। वहाबी जो है मुस्लिम समाज में व्याप्त जो बुराई रहा है, कुरीतियां रहा है, उसको दूर करने के उद्देश्य से वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुआ। इस आंदोलन के प्रवक्ता अरब के अब्दुल वहाब हुआ करते थे, इन्हीं के नाम पर वहाबी आंदोलन दिया गया। भारत में इस आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी हुए, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, इनके विषय में आपने पढ़ा होगा, नाम जो है चर्चा में रहता है, और इसके विषय में थोड़ा स्टडी कीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बनते रहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वर्ष 1776 ईस्वी में हुआ था। पटना में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया यह पूछा जाएगा आपसे, और पटना में जो नेतृत्व किया वह विलायत अली एवं इनायत अली ने किया था। तो ज्यादा जरूरी ये फैक्ट यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपसे पूछा जाता है, मेंस में खास करके पूछा जाता है कि ये सारे जनजातीय आंदोलन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये जनजातीय आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा यह आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये जनजातीय आंदोलन जो रहा यह स्थानीय स्तर पर रहा, इसका विकास पैन इंडिया पे तो नहीं रहा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, सिंहभूम में होता है, या फिर आपको मान लेते हैं कि रांची में होता है, तो ये संथाल में एक क्षेत्र विशेष से संबंधित रहा, तो स्थानीय स्वरूप रहा। विद्रोहियों द्वारा लड़ने के लिए परंपरागत हथियार का उपयोग किया, तीर धनुष लेकर के आगे, भाला लेकर के आगे, ये सब चीजें है ना, कुदाली, खुरपी, ये सब डंडे से झगड़ा करने लग गए। तो और ये एक तरफ क्या है, पिस्टल है, गोली है ब्रिटिश के साथ, तो इसलिए क्षति ज्यादा होता था। तो विद्रोह का स्वरूप देखेंगे तो वह परंपरागत रहा, हथियार की अपेक्षा से जातीय रहा। कहने का तात्पर्य है कि समूह में घिरा रहा, ये हिंसक निश्चित तौर पर रहा। मैंने पहले भी कहा जनजातीय विद्रोह हमेशा ही हिंसक विद्रोह के स्वरूप में आपको दिखेगा, लगभग मान के चलिए 95% जनजातीय विद्रोह हिंसक विद्रोह में आपको दिखेगा। सुधारवादी रहा, हाँ सुधारवादी रहा, बिरसा मुंडा वाला पूरा देखिए, आपको कई जगह जो परिणाम निकले वो सुधारवादी निकला, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो कई सारे सुधार हुए जो कि सकारात्मक परिणाम लेकर के आए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि यह आंदोलन जो था उसका विस्तार एक तो क्षेत्र में बहुत बड़ा नहीं था, और क्षेत्र के बाद जो देखेंगे शोषक वर्ग पे, तो वह केवल शोषक वर्ग के विरोध में था। इसका मकसद ये नहीं था कि ब्रिटिश सरकार को हटाना है भारत से, ध्यान रखना है। जमींदार ने शोषण किया तो जमींदार के लिए, व्यापारी ने जहां शोषण किया तो व्यापारी के लिए, स्थानीय ब्रिटिश शासकों ने या जो पुलिस वालों ने शोषण किया तो उसके विरुद्ध, तो ये चीजें रहा। ठीक है, परंपरागत सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को इसमें प्राथमिकता दिया गया हमेशा।
जो सामाजिक व्यवस्था चला रहा है उसके साथ छेड़छाड़ हुआ तो उसके विद्रोह में हुआ, वही आर्थिक व्यवस्था को लेकर के भी हुआ। तो ये सारे चीजें हैं इसके स्वरूप में आ जाएगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिए जनजातीय विद्रोह की सीमाएं क्या रही और जो विद्रोह कुछ असफल हुए उस असफलता के कुछ कारण क्या है, मेंस में पूछा जाएगा। तो जो यहां पर स्वरूप देखेंगे जैसे स्थानीय स्वरूप है, कम ही लोग उस आंदोलन में जुट पाए, तो अंग्रेजों को कुचलना इनको आसान रहा, इस वजह से असफल भी रहा। औपनिवेशिक शासन प्रणाली की वास्तविक समझ ही नहीं रहा, लगातार ये विद्रोह करते रहे और जमींदारों के प्रति विद्रोह रहा। मैंने कहा शोषक वर्ग के प्रति ये कहा गया कि महारानी हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है, समझिए, यानी कि ब्रिटिश सरकार को कहा जा रहा है जमींदार से हमें परेशानी है। तो समझ ही नहीं पाए कि औपनिवेशिक शासन प्रणाली है क्या, शोषक दरअसल है क्या। उनका आधुनिक हथियार नहीं था, तीर धनुष वगैरह, जंगल में रहते थे, समाज से कटे हुए हैं, प्रशिक्षण का अभाव था, तो ये चीजें हुआ। और पूर्व योजना नहीं थी लड़ने के लिए, इस तरह के प्लानिंग था नहीं कि अचानक किसी सेना से लड़ने लग जाए, पुलिस वाले से लड़ने लग जाए, नेतृत्व भी तो नहीं था, तो योग्य नेतृत्व का अभाव रहा, कोई राष्ट्रीय लीडर इसको नहीं मिला, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का भी अभाव रहा गया। और सरकार द्वारा जो है दमन बहुत तेजी से किया गया। क्यों दमन किया गया? क्या मैंने कहा स्वरूप में हिंसक रहा। अब हिंसक स्वरूप रहेगा तो निश्चित तौर पर सरकार के पास, आप तीर धनुष से लड़ रहे हैं, उसके पास तोप है तो मार गिराएगा आपको। तो दमन तेजी से हुआ, तो इसका व्यापक दमन हुआ और हिंसा के सहारे इसका दमन किया गया। इसीलिए देखेंगे तो इसकी सीमाएं यही सब रही और यह असफलता के कुछ कारण भी इसमें रहे। तो साथियों आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि किस तरह से जनजातीय विद्रोह बिहार में होता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम कृषक आंदोलन के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना विशेष ख्याल रखिए। संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।